हेलो कंपटीटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज है 12 जनवरी, ठीक है। तो आज के द हिंदू में क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे। उससे बढ़ने से पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न फिफ्थ स्ट्रेटेजी एकेडमी पे, और हमारा टेलीग्राम चैनल है वेब्स एकेडमी 24। तो ठीक है, बिना कुछ देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला मुद्दा है, क्या बोल रहा है, कह रहा है कि wherever battalions to deployed in आर्मी डे परेड इन जयपुर ऑन जनवरी 15। ओके, क्या है ना कि ये जो भैरव बटालियन है ना, वो भारतीय सेना की नई आधुनिक युद्ध इकाई है, ठीक है। जो पहली बार क्या कर रहा है कि आपका जयपुर में जो परेड होगा ना 15 जनवरी को, आर्मी डे उस दिन मनाया जाता है। तो उस दिन क्या करेगा, ये जयपुर में भाग लेगा। भाग लेने वाली इकाइयां कौन कौन है, तो ये भी देख लेते हैं। जैसे देखिए क्या है ना कि इसमें दो भैरवा बटालियन जो सौदर्न मतलब दक्षिणी कमांड होगा, जो डेजर्ट फाल्कन का होगा, ठीक है, इसको डेजर्ट फाल्कन। ओके, और 4 भैरवा जो बटालियन होगा वो साउथ वेस्टर्न कमांड होगा, ये ओके, यानी दक्षिण पश्चिमी कमांड वाला। भैरव बटालियन का जो बार क्राई होता है ना, जो मतलब जो जयकारी लगाते हैं, मतलब एक तरह से होता है जो चिल्लाते हैं, वो क्या है युद्ध में, राजा रामचंद्र की जय। तो ये आप याद रखिएगा कि भैरव जो टू भैरव जो बटालियन का वार क्राई क्या है आपका, राजा रामचंद्र की जय। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि भैरव बटालियन है क्या होता है, ठीक है। भैरव बटालियन भारतीय सेना की एक नई इकाई है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि मॉडर्न और स्पेशल तरीके से इसको युद्ध के लिए तैयार किया जाता है। जिसमें क्या होता है कि मॉडर्न वारफेयर यूनिट होता है, जिसे क्या है कि जिससे क्या होता है, आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इसको मतलब क्या है कि भविष्य के युद्ध के लिए ना, आपका फ्यूचर जैसे जो वार होगा, और हाइब्रिड युद्ध के लिए मतलब इसको आवश्यकता को ध्यान रखकर इसको बनाया गया है। तो यानी हमारे लिए क्या है, भैरवा बटालियन जो मॉडर्न आपका टेक्नोलॉजी से युक्त रहेगा, और फ्यूचर वारफेयर के लिए इसको बनाया जाता है, मतलब फ्यूचर भविष्य के युद्ध के लिए। और हाइब्रिड युद्ध मतलब होगा, ठीक है। हाइब्रिड मतलब आपका एक होता है कि मतलब जैसे आपका ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामने से गोली चला के होता ही हो सकता है, आपका टेक्नोलॉजी के द्वारा भी ये युद्ध कर सकता है। ओके, तो इसलिए इसको भैरवा बटालियन को बनाया गया है। तो भैरवा बटालियन मतलब ये होता है। ओके, अगला जो है कि भैरवा बटालियन क्यों बनाई गई। देखिए, आधुनिक युद्ध में केवल आमने सामने की लड़ाई नहीं होगा, ठीक है, बल्कि इसमें शामिल क्या क्या होगा, ड्रोन हमला होगा, साइबर एवं इलेक्ट्रॉनिक युद्ध होगा, गुप्त ऑपरेशन चलाया जाएगा, सीमित लेकिन तेज हमले में ये मतलब कर सकता है। भैरवा बटालियन जो है आपका क्या है, को इन्हें चुनौतियों से निपटने के लिए ही बनाया गया है। ये सबसे जो है ना, ड्रोन हमला जो कर रहा है, साइबर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध होगा, गुप्त ऑपरेशन होगा, तो इससे जो ये सब जो चुनौती आएगा ना, उन्हीं से इसको निपटने के लिए भैरवा बटालियन को बनाया गया। ओके, अगला जो हमारा है कि इसका विशेषताएं क्या क्या है, जरा ये भी जान लेते हैं। आधुनिक युद्ध इकाई जो होगा ना, मॉडर्न वारफेयर यूनिट इसमें होगा, ठीक है। हाइब्रिड युद्ध होगा, ड्रोन युद्ध है इसमें, ठीक है, ये कर सकता है। टेक्नोलॉजी आधारित संघर्ष के लिए भी इसको तैयार किया गया है। हाई स्पीड ऑफेंसिव फोर्स है, ठीक है, और तेज गति से हमला करने और तुरंत ऑपरेशन को पूरा करने की क्षमता इसमें है, किसमें, भैरवा बटालियन में। स्पेशल फोर्सेस जैसे कार्य, जैसे हो गया छापामार हमला हो गया, सीमित क्षेत्र में सटीक कार्रवाई हो गया, ठीक है। आपका पारा जो स्पेशल फोर्स है और इन्फेंट्री के बीच ये सेतु का काम करता है, मतलब ये बीच का कड़ी है। जैसे देखिए, पारा जो है ये ऊपर है, ठीक है, और इसमें इन्फेंट्री जो है आपका नीचे है, तो इसके बीच वाले जो है ना, ये क्या होगा, ये आपका भैरव बटालियन होगा। ओके, तो ये बीच की कड़ी होता है, दोनों के बीच के ऑपरेशनल गैप को ये भरता है। ड्रोन एवं अनमैन्ड जो वारफेयर आपका फेयर है, उसमें इसकी दक्षता जो है आपका ये उसमें ये दक्ष है, ठीक है। निगरानी, जैसे लक्ष्य पहचानना और दुश्मन के ठिकानों पर हमले करने के लिए ये अति महत्वपूर्ण इसमें भूमिका निभाएगा। ओके, अगला जो हमारा है कि इसमें टैक्टिकल से ऑपरेशन डेप्थ तक का क्षमता है, ठीक है। सीमित क्षेत्र से लेकर गहराई तक ऑपरेशन करने में भी ये सक्षम है। एडवांस टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन भी है इसमें, जैसे आधुनिक हथियार हो गया, संचार प्रणाली हो गया, बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम इसमें सम्मिलित है। सीमावर्ती क्षेत्रों में भी तैनाती हो सकती है। वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियों में भी इसका उपयोग के लिए ये तैयार किया गया है। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट से ये सीख पर आधारित है, ठीक है। रूस यूक्रेन जो अभी युद्ध हो रहा है, जैसे आधुनिक युद्धों में अनुभव से प्रेरित ये संरचना इसका बनाया गया है, और फोर्स स्ट्रक्चरिंग का ये हिस्सा है, और भारतीय सेना के व्यापक आधुनिकरण का ये अंग भी है। ओके, तो आपका ये देखिए इतना इसका विशेष है या विशेषताएं हैं या महत्व है। ओके,
सॉरी। अब भारत के लिए ये कैसे महत्व रखता है, ठीक है? तो ये भी हम लोग थोड़ा-सा देखते हैं, भारत के लिए कैसे महत्व रखता है। तो देखिए क्या है ना हमारे बीच कि आधुनिक एवं हाइब्रिड इसका युद्ध की तैयारी ये कर सकता है। जैसे आज के युद्ध जो होता है हाइब्रिड नेचर का होता है। जैसे ड्रोन से हो गया, साइबर से हो गया, सीमित युद्ध हो गया, ठीक है? भैरव बटालियन भारत को फ्यूचर वारफेयर रेडी फोर्स बनाती है, ठीक है? तो इसलिए हमारे लिए ये महत्व है। और ड्रोन युद्ध में आत्मनिर्भरता मतलब है क्या? ड्रोन ऑपरेशन जैसे हो गया, निगरानी हो गया, सटीक हमला की क्षमता इसमें है। दुश्मन के क्षेत्र में लो कॉस्ट, ठीक है? और हाई इम्पैक्ट ऑपरेशन संभव इससे हो सकता है भैरव आपका बटालियन से। स्पेशल फोर्सेस पर निर्भरता कम पड़ेगा, जो आपका अभी जो बनाया जाता है स्पेशल फोर्स, उस पर निर्भरता इससे कम होगी, ठीक है? छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण ऑपरेशन अब भैरवा बटालियन कर सकता है। और पारा जो स्पेशल फोर्स होता है को केवल हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक मिशन के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। पहले इससे क्या होता था ना कि आपका छोटा-मोटा भी इससे ऑपरेशन चलाया जाता था। जिससे क्या होता था कि इसकी मतलब क्षमताओं में कैपेसिटी में कमी आ रही थी, ठीक है? तो इसलिए इसको गैप भरने के लिए क्या हो गया कि आपका कौन-सा आ गया? भैरव बटालियन आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा है क्या है कि इस पर क्या है फोर्थ में सीमाओं पर त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया भी ये देगा, ठीक है? जैसे एलएसी हो गया, एलओसी हो गया और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी ये काम करेगा, ठीक है? ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो गया। ओके, एलएसी का मतलब फास्ट रिस्पॉन्स एंड प्रिसिशन स्ट्रैक आप पीछे भी पढ़े कैपेबिलिटी है इसमें क्षमता है और सीमित संघर्ष के बड़े युद्ध में बदलने से रोकने में भी इसको ये सहायक है। भारत की डिटर्मिनेंस क्षमता की भी वृद्धि करेगा। जैसे दुश्मन को हम इसको यह संदेश देगा कि भारत के पास भी क्विक स्ट्राइक है, आपका डीप स्ट्राइक क्षमता वाली मतलब इसके पास क्षमता है, ठीक है? यह मिलिट्री डिटेरेंस को भी ये क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। और छठा क्या करेगा? फोर्स स्ट्रक्चरिंग एवं मिलिट्री ट्रांसफॉर्मेशन को ये क्या करेगा? पारंपरिक इन्फेंट्री से आपका क्या कर रहा है कि टेक्नोलॉजी ड्राइवन कॉम्बैक्ट फोर्स की ओर बदलाव कर रहा है। आपका रुद्रा एक ब्रिगेड्स है, ठीक है? थिएटर कमांड्स की दिशा में कदम ये निभा रहा है। ओके, और सातवां क्या हो गया ये इसका कि कम लागत है, अधिक प्रभाव ये इसका है, कम लागत में अधिक प्रभावशीलता इसमें है। और बड़े पैमाने पर क्या है कि सैनिक तैनाती के बजाय इसका छोटे एवं तेज स्मार्ट ऑपरेशन इससे चलाया जा सकता है। जब रक्षा जो बजट है उसका भी आपका सही उपयोग मतलब बजट का क्षमता का सही उपयोग भी किया जा सकता है। और आठवां क्या है कि भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाएगा और मेक इन इंडिया को भी ये क्या करेगा? बल प्रदान करेगा। जैसे स्वदेशी ड्रोन बनाया जाएगा, हथियार बनाया जाएगा, संचार प्रणाली का उपयोग किया जाएगा और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को भी ये क्या करेगा? बढ़ावा देगा। यहाँ पे आपको क्या था ना कि आपके लिए ऊपर में एक चीज आपका रह गया है। एक मिनट देखता हूँ मैं क्या था वो। एक मिनट आपका यहाँ है कौन सा है? हाँ, देखिए क्या है ना यहाँ पे आपका रुद्रा ब्रिगेड्स जो है ना ये क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? तो ये आप क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए, जरूरी है क्योंकि ये आप में भी हो सकता है कि इससे आपको प्रश्न भी ये बना ले। ओके, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो रुद्रा ब्रिगेड क्या है आपका एक मिनट। जो रुद्रा ब्रिगेड है ना ये आपका क्या है? आपका जैसे देखिए क्या है कि रुद्रा ब्रिगेड है ये क्या है? इंटीग्रेटेड जो है ना ऑल आर्म्स ब्रिगेड इसको कहा जाता है, ठीक है? इसमें क्या होता है ना कि मतलब इसमें सभी हथियारों का कॉम्बैक्ट ब्रिगेड होता है, ठीक है? और इसमें आपका क्या होता है कि भारतीय सेना के लिए ये आधुनिक तेज और एकीकृत युद्ध संचालन के लिए स्थापित किया गया है। और इसको मतलब जो पारंपरिक ब्रिगेड था ना उससे अलग किया गया है क्योंकि ये जो होता है ना कई अलग-अलग इकाइयों में एक साथ एकीकृत करके तैयार किया गया है। जैसे आपको इसमें क्या है कि मतलब आपका जैसे इन्फेंट्री हुआ, जैसे पैदल चलने वाला सेना हुआ, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री हुआ, जैसे आपका टैंक्स हुआ, आपका टैंक्स यूनिट हुआ, आपका आर्टिलरी हुआ, आपका एयर डिफेंस हुआ। तो ये सब क्या है? इंजीनियरिंग हो गया, आपका ड्रोन्स हो गया, ये सब जो है आपका ये सब कमांड ये सपोर्ट शामिल इस सभी में शामिल होता है। यह सभी जो होता है ना एक ही कमांड से के तहत ये होता है। मतलब आपका जैसे आपका कुछ
कमांड देने वाला है ना, जैसे पैदल सेना भी हो गया जिसको इन्फेंट्री बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपका पैदल सेना को भी साथ में चल रहा है, और आपका जैसे टैंक्स यूनिट्स भी चल रहा है, ठीक है, आर्टिलरी चल रहा है, एयर डिफेंस चल रहा है, आपका इंजीनियर चल रहा है, ड्रोन चल रहा है, ठीक है। तो ये सब है कि दूर से संचालित प्रणाली जो भी है, आपका लॉजिस्टिक हो गया और कमांड सपोर्ट जो है, सब शामिल इसमें होता है क्या, रुद्रा ब्रिगेड में। और इससे क्या होगा कि सभी जो है ना एक ही कमांड पर ये आपका तहत ये काम करता है। तो यही है ये रुद्रा ब्रिगेड, ठीक है। और इसको जो है ना मतलब ये क्या होता है ना, तेजी इसको तैनाती मतलब तेजी से इसको तैनात किया जा सकता है, स्वतंत्र रूप से इसको ऑपरेशन करने वाली ये फोर्स होती है, ठीक है। यानी युद्ध की जो शुरुआत में विभिन्न हिस्सों के बीच इंतजार जो करना पड़ता है, ये नहीं करना पड़ेगा। सभी जगह ये क्या होता है कि युद्ध के मतलब जो शुरुआत होता है उसका जो शुरुआत में ही ये इंतजार को खत्म कर देगा, ये मतलब पहले ही इसको गैप भर देगा, ठीक है। और रुद्रा जो ब्रिगेड की संरचना और कार्य है, इसके इलाके के हिसाब से बदली जा सकती है, ठीक है। जैसे मैदान में अलग हो सकता है, ठीक है, और पहाड़ों में अलग हो सकता है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, उसको किस लिए किया गया है, तेज प्रक्रिया मतलब लाने के लिए, और मल्टी डोमेन जैसे भूमि हो गया, हवा हो गया, साइबर हो गया, आदि संचालन के लिए इसको किया गया। और रणनीतिक बदलाव भी होगा इससे, क्योंकि आपका भारतीय सेना में जो पारंपरिक जो कोल्ड स्टार जैसे सिद्धांत में कोल्ड स्ट्राइक जो जैसे अधिक तेज और सटीक स्ट्राइक केंद्रित रणनीति को अपनाने की दिशा में भी एक क्या करेगा, आपका बढ़ावा देगा, आपका कौन सा, रुद्रा ब्रिगेड, ठीक है। ओके, तो आप लोग, आई होप आप लोग थोड़ा बहुत तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो इसको अब आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्या है, इसमें आपका प्रश्न है, ठीक है, आपका किससे, आपका भैरव बटालियन से। तो ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, भैरव बटालियन क्या है, इसकी विशेषताओं का उल्लेख करते हुए भारत की जो सुरक्षा के लिए इसके महत्व का विश्लेषण कीजिए। तो आप 250 शब्दों में इसे लिख सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल है वेब्स एकेडमी आपका 24, ओके, पर आप भेज सकते हैं, वहाँ पे सबमिट कीजिए, आपका फीडबैक दिया जाएगा। और प्लीज़ यार एक छोटा सा मुहिम है हम लोग का, आपका 1K सब्सक्राइबर का, तो प्लीज़ आप लोग बढ़ाइए ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिले। और जो भी देखते हैं तो प्लीज़ आप लोग शेयर भी किया कीजिए वीडियो को, ताकि अन्य लोगों के पास भी ये पहुंच पाए। और बाकी आप हमारा जो क्लास देख ही रहे हैं, और कल का बहुत महत्वपूर्ण आपका जीएस का आपका मैराथन का क्लास हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग वहाँ भी जाके आप देख सकते हैं, उस मैराथन क्लास का भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग बढ़ावा दीजिए, मैराथन क्लास के कारण ही कल आपका एनसीईआरटी नहीं आया था, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो इसका एमसीक्यू लगाया हुआ है कि भैरव बटालियन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये क्या होता है, आपका स्पेशल फोर्स और रेगुलेटरी इन्फेंट्री के बीच जो है ऑपरेशनल गैप को ये भरने के लिए है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और हमारा जो एक और क्वेश्चन इसमें लगा हुआ है कि भैरव बटालियन को किस प्रकार के युद्ध के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है, तो किसके लिए है, हाइब्रिड एवं आधुनिक युद्ध के लिए। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, अगला जो हमारा मुद्दा है क्या है, आपका चलते हैं मुद्दा पे। तो ये कह रहा है कि सेंटर 6 सोर्स कोड्स ऑफ स्मार्टफोन क्या है, कि भारत सरकार अभी क्या क्या है ना, कि जो स्मार्टफोन के जो प्रोड्यूसर हैं उनके लिए क्या है, सोर्स कोड तक पहुंच मतलब चाहती है भारत सरकार, कि ये जो बना रहा है ना उसका सोर्स कोड का यह प्रस्ताव 83 जो है 83 सुरक्षा मानकों मैंने सिक्योरिटी स्टैंडर्ड के पैकेज का हिस्सा इसको बनाया गया है। इसके तहत क्या है होगा आपका, कि बड़े जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते हैं और सिक्योरिटी जो पैचेज होते हैं की जानकारी पहले सरकार को देनी होगी, कि क्या इसमें आपका क्या इसकी जानकारी है, ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेट जो आप कर रहे हैं, ठीक है। नेशनल सेंटर फॉर कम्युनिकेशन से सिक्योरिटी जो है एनसीसीएस को उन्हें जांचने का अधिकार होगा, ठीक है। जो ये नेशनल सेंटर फॉर कम्युनिकेशन सिक्योरिटी बना हुआ ना, ये जांचेगा इसका सॉफ्टवेयर अपडेट को और सिक्योरिटी पैचेज को। और टेक कंपनियों जैसे एप्पल हो गया, गूगल हो गया, सैमसंग हो गया, जियोमी हो गया, और उद्योग संगठन जो MAIT है ने आपत्ति इसकी जताई है, ठीक है। और सरकार का कहना है कि उद्योग और वैध चिंताओं पर खुले मन से विचार किया जाएगा। तो ओके, तो ये आपका क्या था, न्यूज था। अब न्यूज में यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है ना, कि सुपर कोड क्या होता है, ठीक है, जो सोर्स कोड क्या होता है। तो सोर्स कोड होता है ना, आपका जो सोर्स कोड का मतलब जो होता है आपका यहाँ पे क्या है, आपका
सोर्स कोड। ओके, तो सोर्स कोड क्या है, किसी सॉफ्टवेयर का मूल प्रोग्रामिंग जो निर्देश होता है, ठीक है। जैसे सोर्स कोड मतलब क्या, किसी सॉफ्टवेयर या ऐप का मूल प्रोग्रामिंग निर्देश होता है, डायरेक्शन होता है। जैसे इसमें क्या होता है, ऐप कैसे काम करेगा, डाटा कैसे प्रोसेस होगा, तो और कैमरा और माइक्रोफोन और नेटवर्क का उपयोग कैसे होगा, तो ये क्या होता है, आपका सोर्स कोड रहता है। और इसमें क्या होता है, तय होता है कि कैसे होगा, ये तय होता है। यह कंपनियों का इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी होता है ना, आपका जो इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी होता है, ये आपको और ट्रेड सीक्रेट होता है क्या, ये कंपनियों का, ठीक है। कृत्रिम जो सॉरी बुद्धिमत्ता जो होता है ना इसका, आपका बौद्धिक संपदा होता है इसका, किसका, कंपनियों का। और ट्रेड सीक्रेट होता है, व्यापार का सीक्रेट होता है। और आसान भाषा में आप अगर इसको आप जानना चाह रहे हैं कि मतलब सोर्स कोड क्या है, तो आपके भी फोन में होगा, ठीक है। आपके फ़ोन में जो ऐप होते हैं, तो उनमें क्या आता है कि डाटा इसका कैसे काम करेगा, या ऐप जो भी आप अपलोड करते होंगे या डाउनलोड करते होंगे, तो उसमें डाउनलोड करते होंगे, उसमें डाटा कैसे प्रोसेस होगा, तो ये बताता होगा, ठीक है। तो ये आप बता सकते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे हम हमारा चलते हैं। तो इसमें सरकार का उद्देश्य क्या है, तो ये भी आप जान लीजिए, ओके। देखिए क्या है ना, मुझे लगता है कि आप लोग सोर्स कोड नहीं समझ पाए। देखिए सोर्स कोड जो होता है ना, कि ये क्या करता है आपका, कि कंप्यूटर में ना, कंप्यूटर को ये बताता है कि प्रोग्राम कैसे काम करेगा, ठीक है। जैसे आपका सी सी प्लस हो गया, जावा हो गया, ये सब लिखा गया प्रोग्राम होता है, तो इसी में ये कहता है। और ये कभी कभी लोग जो सोर्स कोड का उपयोग करते हुए जानकारी का मतलब जो स्रोत नहीं रहता है, मतलब ये क्या है कि आपका स्रोत बताता है कि कैसे ये कंप्यूटर प्रोग्राम काम करेगा। ओके, तो सरकार का उद्देश्य क्या है, ये हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। सरकार का उद्देश्य यूजर डाटा सिक्योरिटी को मजबूत करना है। ऑनलाइन जो फ्रॉड हो रहा है अभी, डाटा ब्रीच होता है, उसको मतलब चोरी हो जाता है, उसको रोकना है। स्मार्ट, देखिए आपको पता होना चाहिए कि एम्स का में जो हमारा कोरोना का जो डाटा था, वहाँ से चोरी हो गया। तो देखिए ये सब जो डाटा ब्रीच है ना, ये सब का रोकने का काम ये करेगा आपका, जब आप बता दीजिएगा, ठीक है, कोई भी आपका प्रोग्राम नहीं है। अब क्या है कि स्मार्टफ़ोन और मैलिशियस जो ऐप होते हैं या बैकडोर होते हैं, उसकी पहचान होगी इससे। और नेशनल सिक्योरिटी और डिजिटल ट्रस्ट को सुनिश्चित किया जाएगा, क्योंकि अभी डिजिटल इंडिया मतलब आपका एक क्रांति चल रहा है, ठीक है। तो आप डिजिटली हो रहे हैं, आपको इस पे तो काम करने की बहुत आवश्यकता थी, और जो सरकार अपना प्रतिबद्धता दिखा रहा है, ठीक है। और क्या होगा कि भारत 75 करोड़ मतलब भारत में क्या है कि लगभग जो 75 करोड़ लोग जो स्मार्टफ़ोन यूज़र हैं, को सुरक्षित डिजिटल इकोसिस्टम देने की आवश्यकता है। तो ये इसका सरकार का उद्देश्य था। तो आप ये उद्देश्य याद रखिएगा कि यूज़र डाटा सिक्योरिटी को मजबूत करना है। सेकंड क्या है आपका, ऑनलाइन फ्रॉड जो डाटा ब्रीच को रोकना है। थर्ड आपका क्या हुआ कि स्मार्टफ़ोन में मैलिशियस जो ऐप होते हैं और बैकडोर की, इसको पहचान करना है। और फोर्थ हमारा क्या हो गया कि नेशनल सिक्योरिटी और डिजिटल ट्रस्ट को सुनिश्चित करना है। और फिफ्थ में क्या है कि लगभग भारत में 75 करोड़ स्मार्टफ़ोन यूज़र हैं, उन्हीं को सुरक्षित कर डिजिटल इकोसिस्टम देना है। तो ये आप याद करिएगा, आपको ये मेन पॉइंट हो गया आपका सरकार का इसके पीछे उद्देश्य क्या है। अब जो हमारा है कि सोर्स कोड को क्यों महत्वपूर्ण और संवेदनशील माना जाता है। देखिए क्या है ना, बौद्धिक संपदा है, ठीक है। कंपनी की सबसे कीमती और तकनीकी जानकारी होता है ये सोर्स कोड, और ट्रेड सीक्रेट भी होता है। एल्गोरिथम, सिक्योरिटी लॉजिक, एआई मॉडल, ये सब क्या है इसमें उपयोग किया जाता है। बिजनेस एडवांटेज होता है, और कंपटीटर्स को फायदा मिल सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है इससे, गलत हाथों में जाने पर साइबर अटैक की भी इसका संभावना होता है। ये इतना मतलब महत्व होता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। और आगे बढ़ते हैं कि ये जो आपका टेक्नोलॉजी जो कंपनी है, जो इंडस्ट्री है, उसका चिंता क्या है, उन लोग क्या चिंता व्यक्त कर रहा है। उन लोग का कहना है कि वैश्विक मिसाल का अभाव हो जाएगा। जैसे क्या होगा, यूरोपियन यूनियन हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में ऐसे नियम अनिवार्य नहीं है, लेकिन भारत क्या कर रहा है कि आपका अनिवार्य कर रहा है। भारत का कदम रेगुलेटरी ओवर रीच माना जा रहा है, ठीक है। तो मतलब आप बहुत ही ज़्यादा आप उस पे नियमन या कानून आप ऊपर आप थोप रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्या कहना है टेक कंपनी का। सेकंड क्या कहना है कि सोर्स कोड सिक्रेसी होता है, ठीक है। सोर्स कोड रिव्यू से व्यापारिक गोपनीयता जो होता है और ये जो बौद्धिक संपदा खतरे में ये जा सकता है, ये आपका कहना है क्या,
टेक कंपनियों का। और थर्ड में आपका क्या कहना है कि सॉफ्टवेयर अपडेट में जो देरी हो सकती है, इससे सिक्योरिटी अपडेट्स तुरंत जारी करने की करना ज़रूरी होता है, ठीक है? जैसे आपके मोबाइल में कोई भी सिक्योरिटी आपका अपडेट तुरंत आ जाता होगा, लेकिन पहले क्या है कि आपका ये जाँच करेगा सरकार का कोई बॉडी है जो एनएमसीसी करके है, ठीक है? वो आपका पहले जाँच करेगा, उसके बाद ही ये क्या आपका सरकार के पास ये भेजा जा सकता है, ओके? तो ये आप याद रखिएगा। तो इससे क्या होगा कि सॉफ्टवेयर अपडेट में देरी होगा और सरकार की अनुमति प्रक्रिया में इम्पार्शियल है, ठीक है? इम्पार्शियल है, सॉरी प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है? ये सरकार को इतनी जानकारी नहीं है और इसको क्या है सरकार की अनुमति की प्रक्रिया जो होनी चाहिए ना प्रैक्टिकल इनका कहना है, ठीक है? बैटरी ड्रेन की समस्या हो सकती है। जैसे कंटिन्यूअस मालवेयर स्कैनिंग से क्या होगा कि बैटरी ड्रेन खत्म होगा, बैटरी लाइफ को भी ये प्रभावित करेगा। तो ये आपका टेक कंपनियां इनका मतलब ये अपना विरोध जता रहा है इसका। सरकार का पक्ष क्या है कि डाटा प्रोटेक्शन की बढ़ती आवश्यकता है, हमें ये करने की इसीलिए किया जा रहा है और साइबर फ्रॉड में वृद्धि हो रहा है इसलिए किया जा रहा है, ठीक है? और नेशनल सिक्योरिटी और डिजिटल ट्रस्ट जैसे अब हमें बनाना है, तो ये आपका इसीलिए सोर्स कोड जरूरी है। सोर्स कोड के संदर्भ में अब आप यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चंस लगा हुआ है आपका एमसीक्यू, तो ये आप बताइएगा, ठीक है? सोर्स कोड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है पहला कि यह सॉफ्टवेयर की प्रणाली निर्धारित है, ठीक है? यह दूसरा जो है कि यह कंपनियों की बौद्धिक संपदा होता है, ठीक है? तो देखते हैं थर्ड क्या है हमारा, यह केवल अपने सोर्स सॉफ्टवेयर में ही पाया जाता है, ठीक है? ये ऐसा नहीं कि सोर्स सॉफ्टवेयर में ही पाया जाता है, इसलिए हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 और 2, क्योंकि यह सॉफ्टवेयर की कार्य प्रणाली पर ये आधारित है, ठीक है? और ये बौद्धिक संपदा होता है कंपनियों का। अगला हमारा जो आपका मुद्दा है, ये कौन सा मुद्दा है देखते हैं। देखिए, फास्टर इज नॉट फेयर इन पॉक्सो केस क्लियरेंस नंबर। क्या है ना कि आपको इससे क्या है, आपको आज पूरी जानकारी पॉक्सो का मैं देने की कोशिश करूंगा और आपको इसके बारे में कैसा लगा ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारा एक छोटा सा 1K का सब्सक्राइबर का है और प्लीज आप लोग व्यू भी बढ़ाइए और हमारा सब्सक्राइबर भी बढ़ाइए, ओके? तो आप शेयर करते जाइए। देखिए आपको मजेदार से ये आपको पॉक्सो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है? मामला क्या है पहले कि पोक्सो के मामला में तेजी से निपटान हुआ, ठीक है? लेकिन ये केवल न्याय की गुणवत्ता जो फेयरनेस एंड जस्टिस का संकेत नहीं माना जा सकता है, ठीक है? फास्ट तो निपटान आप कर दिए पॉक्सो का, ठीक है? इसके लिए स्पेशल कोड भी बनाया गया, ठीक है? तो इससे क्या है कि क्या गुणवत्ता इसका सही रहा, यही एक मुद्दा है। तो इसको मुद्दा समझने के लिए हमें क्या है कि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि तेज फैसला क्या न्यायपूर्ण फैसला हो सकता है, ये कहना ये है। तेज फैसला इक्वल टू नॉट न्यायपूर्ण फैसला, ठीक है? मतलब फेयरनेस एंड जस्टिस नहीं हो सकता है। तो हम लोग इससे क्या पढ़ना है, हम लोग को पॉक्सो एक्ट पढ़ना है। तो पॉक्सो एक्ट क्या होता है? पॉक्सो एक्ट 2012 में आया था, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, ओके? इसका फुल फॉर्म जानिएगा, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, ठीक है? ऑफेंसेस एक्ट, ओके? बच्चों का जो ये उम्र सीमा निर्धारित किया था कि 18 वर्ष से जो भी कम होगा वो उसको बच्चा ही माना जाएगा, ठीक है? चिल्ड्रेन को यौन अपराधों से संरक्षण देने के लिए ये बनाया गया एक विशेष कानून है, स्पेशल है कानून है, ठीक है? जो कब लागू हुआ था? 2012 में हुआ, प्रभावी कब हुआ था? 14 नवंबर 2012 से। और इसमें 2019 में संशोधन भी किया गया है, ओके? तो ये आप याद रखिएगा, पॉक्सो एक्ट का फुल फॉर्म पहले याद रखिएगा कि कब आया था, 2012 में आया था और इसको लागू आपका 2012 से ही है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, ओके? और ये क्या करता है, बच्चों को यौन अपराधों और अपराधों से संरक्षण देने के लिए बनाए गए एक विशेष कानून है, ओके? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा क्या है कि इसका उद्देश्य हम लोग जानते हैं, ठीक है? क्या वो ऑब्जेक्टिव है? तो बच्चों का क्या है ना कि बच्चों को यौन शोषण से सुरक्षा करना है। सेकंड क्या है? चिल्ड्रन फ्रेंडली न्याय प्रक्रिया लाना है, ठीक है? थर्ड क्या है हमारा कि त्वरित और प्रभावी न्याय करवाना है और पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना है। इस पर अभी विक्टिम सेंट्रिक आपका पीछे भी मैं एक बार और पढ़ा चुका हूँ कि ये क्या होता है विक्टिम सेंट्रिक दृष्टिकोण। तो आप पीछे वाले हमारा जय हिंदू का क्लास कर सकते हैं जाके, और वहाँ पे भी मैं आपको अच्छे तरीके से समझाया। और इसमें 18 वर्ष जो है 18 ईयर्स जो जिससे कम आयु वाले व्यक्ति को ये पॉक्सो एक्ट मतलब उसी के लिए पॉक्सो एक्ट बना हुआ है, ठीक है?
इसमें क्या है, पॉक्सो के अंतर्गत अपराध किसको-किसको माना जाएगा, ठीक है? तो देखिए पेंट्रेटिव जो सेक्सुअल असॉल्ट है ना, जैसे अगर होता है, तो उसमें क्या होगा, कठोर सज़ा है, न्यूनतम 10 वर्ष है आपका, नहीं तो आजीवन कारावास है। और एग्रेवेटेड जो पेंट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है, जब अपराध आपका पुलिस, सेना, शिक्षक, डॉक्टर द्वारा अगर किया जा रहा है, तो हिरासत या विश्वास की स्थिति में हो रहा है। मान ली जैसे क्या है कि मान लिया जाए कि ठीक है, पुलिस आपको हिरासत किया, उसमें आपका सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, ठीक है? सेना में आपका सेक्सुअल वाला कर दिया, शिक्षक आपका सेक्सुअल असॉल्ट कर दिया, डॉक्टर अगर आपका कोई जाँच कर रहा है, उसमें सेक्सुअल असॉल्ट कर दिया, तो इसमें क्या होगा कि इसमें ये इसी को बोला गया है एग्रेवेटेड पेंट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ओके। तो इसमें जो सजा है ना, बहुत ज्यादा कठोर बनाया गया, 20 वर्ष का सजा बनाया गया। मृत्युदंड जो है आपका 2019 में जो संशोधन हुआ है ना, उसमें मृत्युदंड का भी इसमें ये आपका प्रावधान किया गया है। और थर्ड जो है आपका सेक्सुअल असल्ट, जैसे मतलब आपका अश्लील इशारे करना, बातें करना, आपका हरासमेंट, आपका अश्लील बातें करना, इशारे करना, ये सब क्या है, सेक्सुअल आपका हरासमेंट है। और सेक्सुअल असल्ट क्या है, बिना प्रवेश के यौन हमला, ठीक है? आपका बिना प्रवेश के यौन हमला करना है। ये कोई आपका चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे निर्माण हो गया, वितरण हो गया, संग्रह हो गया, अगर कोई कर रहा है, आपका संग्रह भी कर रहा है, अगर कोई कहीं भेज रहा है या बना रहा है, तो उसपे भी ये क्या करता है, पॉक्सो एक्ट का ही ये प्रावधान लगेगा, ठीक है? इसमें क्या प्रावधान है आपका, तो जेंडर न्यूट्रल कानून है इसमें, ठीक है? कोई लिंग भेद इसमें कानून नहीं है, ये नहीं कि बच्चियों के साथ हुआ तो ज़्यादा कठोर है, नहीं। कल बॉयज़ या गर्ल हो, दोनों हो, उसपे सेम कानून, मतलब सेम कठोर कानून यानी सज़ा दिया जाएगा, उसी तरीके प्रक्रिया से जाँच भी किया जाएगा। इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स की व्यवस्था किया गया, जो अभी न्याय मतलब दिया है, मतलब निपटान किया है, ठीक है? इसी पे बात है कि क्या निपटान जो ये किया है इतनी जल्दी, क्या न्याय माने न्यायपूर्ण है या नहीं है, ठीक है? फेयरनेस है या नहीं है? पीड़ित की पहचान गोपनीय रखना है, ठीक है? और इन कैमरा ट्रायल होना चाहिए, कैमरा के मतलब आपका वीडियो रिकॉर्डिंग भी होना चाहिए, ठीक है? चाइल्ड फ्रेंडली बयान होना चाहिए, घर सुरक्षित स्थान पर कहीं पे भी, मतलब घर पे हो सकता है या सुरक्षित स्थान पर ले जाके आप जो बच्चों के साथ ये हुआ है घटना, उससे आप बयान ले सकते हैं। बच्चे से बार-बार पूछताछ आप नहीं करना है, ये भी प्रावधान बताया गया है, ठीक है? इसका समय सीमा जो दिया गया है, देखिए इसमें क्या है, एक समय सीमा दिया गया है। जाँच आप 2 महीने में कर सकते हैं, ठीक है? इन्वेस्टिगेशन, ओके? और ट्रायल जो है आपका, ट्रायल जो कर सकते हैं 1 वर्ष में, यथासंभव जब तक आपका 1 वर्ष में, ओके? 2019 की जो संविधान संशोधन इसमें हुआ था पॉक्सो में, उसमें क्या है, कड़ी सज़ा लाया गया था। जैसे आप देख ही रहे होंगे, मृत्युदंड आया, कुछ मामलों में मृत्युदंड हो गया। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर भी सख्त प्रावधान किया कि अगर आप बच्चों-वच्चियों का अगर आप सर्च भी करते हैं या रखते भी हैं, मतलब ऐसा, तो उसपे भी सख्त कानून मतलब प्रावधान किया गया, ओके? डिटरनेंस पे भी जोर दिया गया है, ओके? तो ये आप याद रखिएगा। सरकार का फ़ोकस क्या है? देखिए क्या है ना कि अभी बहुत सारी घटनाएँ ऐसे-ऐसे आ रहे हैं कि जो बच्चों के साथ मतलब इस तरीके का व्यवहार, क्रूरता वाले व्यवहार किया जा रहा है। अभी हाल ही का घटना है आपका, एक मैं देख रहा था यूट्यूब पे ही कि मतलब कोई जगह है स्पेशल, मतलब उधर साइड है, बिहार में है, तो वहाँ पे क्या किया गया है, 4 साल बच्चे के साथ मतलब इस तरीके का घिनौना हरकत किया गया है। क्या यार, मतलब क्या है ये सब? क्या दिखाता है कि हमारा देश का मतलब एक कहाँ भविष्य जा रहा है। और पढ़ने के बाद भी मतलब ऐसा मीडिया वाला बोल रहा था कि मतलब वो मतलब लोगों के साथ मतलब बोला कि मैंने और भी कई लोगों के साथ किया हूँ। तो इसके लिए तो कठोर नियम आना ही चाहिए, और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ठीक है? सरकार का फ़ोकस क्या है कि हाल के वर्षों में क्या है, फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट हुआ, ठीक है? बनाया गया, डिस्पोज़ल रेट हो गया, क्लीयरेंस रेट पर जोर दिया गया, ठीक है? सफलता को क्या है कि आप इसमें क्या है, कितने केस निपटे हैं, इससे मापा जा रहा है, ठीक है? सफलता को कैसे मापा जा रहा है अभी, कि कितने केस निपटे जा रहे हैं, इससे मापा जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी गुणवत्ता पर आपको ध्यान देना। चिंताएँ क्या है कि क्वांटिटी ओवर क्वालिटी ऑफ जस्टिस, मतलब क्या हुआ कि गुणवत्ता, मतलब न्याय का गुणवत्ता पर क्या है आपका ऊपर कौन आ रहा है आपका, कितना क्वांटिटी, मतलब कितना आप किए, ठीक है? क्वांटिटी आ रहा है। अधिक मामलों की निपटान आपका क्या सही न्याय हो सकता है? अधिक मामलों का निपटान इज़ इक्वल टू नॉट सही न्याय, ठीक है? जल्दीबाज़ी में गलत आप बरी दे सकते हैं, एक्विटेल कर सकते हैं, ठीक है? आपका कमज़ोर जाँच के बावजूद भी
फैसला देना ये आपका सही फैसला नहीं हो सकता, न्यायपूर्ण फैसला नहीं हो सकता है। लो कन्विक्शन रेट की अनदेखी किया जा रहा है। कई राज्यों में क्या है, पोक्सो कन्विक्शन रेट कम है, ठीक है। कारण क्या है कि पुअर मतलब इन्वेस्टिगेशन है, इंडिकेट मतलब एविडेंस है, ठीक है। इनएडिक्वेट मतलब एविडेंस है, आपका विक्टिम हॉस्टाइल है होना, ये सब क्या है कि आपका लो कन्विक्शन रेट को मतलब अनदेखा किया जा रहा है। अगला हमारा क्या है कि चिंताएं क्या है कि चाइल्ड फ्रेंडली जस्टिस पर असर आ रहा है। जैसे तेज ट्रायल के दबाव में क्या होता है कि बच्चों की मानसिक स्थिति को अनदेखा किया जा रहा है, बार बार बयान उससे लिया जा रहा है। ये क्या है, सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन को बढ़ावा देता है, ठीक है। अगला जो हमारा है कि सिस्टेमिक इश्यूज को भी छुपाना, ये क्या है कि क्लियरेंस नंबर ज़्यादा कर दिया है। जैसे पुलिस अभियोजन फॉरेंसिक की कमियों को छुपाते हैं, ठीक है। आपका समस्या संख्या में नहीं प्रणाली में है, ठीक है। समस्या संख्या में नहीं प्रणाली में है, ये ऐसा चिंता जताया जा रहा है। राइट ऑफ एक्यूज्ड भी प्रभावित होता है। जल्दीबाजी में क्या होता है ना कि फेयर ट्रायल का उल्लंघन भी कर दिया जाता है। न्याय केवल पीड़ित ही नहीं, दोनों पक्ष के लिए होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर पीड़ित है मान लिया जाए, वो आपका केस किया है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि देखिए कुछ मामलों में गलत इसका फायदा उठाया भी जाता है, ऐसा हमारे पास केस भी आया है। तो ये क्या कह रहा है ना कि न्याय केवल पीड़ित ही नहीं, दोनों पक्षों के लिए होना चाहिए, ठीक है। हमारे देश में है कि दोनों पक्षों के लिए आपका न्याय बहुत अच्छा मतलब हमारा संविधान में प्रावधान किया गया है। लेकिन लोग क्या होता है ना, उसी का लूप होल निकाल के बहुत सारे अपना स्वार्थ साधने के लिए उपयोग कर देते हैं, ठीक है। समाधान इसका क्या होना चाहिए कि स्पीड प्लस सेंसिटिविटी मॉडल अपनाना चाहिए। जैसे स्पीड के साथ क्या है, सेंसिटिविटी, एक्यूरेसी, आपका चाइल्ड साइकोलॉजी, ये भी आपका ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और आपका इन्वेस्टिगेशन को मजबूत करने की भी जरूरी है। जैसे ट्रेंड पुलिस ऑफिसर्स लाना पड़ेगा, फॉरेंसिक सपोर्ट की जरूरत है, टाइमली मेडिकल एग्जामिनेशन भी हो, ताकि उससे क्या होगा, जांच को और भी मजबूती प्रदान मिलेगा, ठीक है। आपका विक्टिम सपोर्ट सिस्टम भी लाने, जैसे काउंसलर्स होना चाहिए, आपका चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज को आपको बनाना चाहिए, वन स्टॉप सेंटर्स भी आपका बनाने की आवश्यकता है। ओके, तो ये आपका करने की आवश्यकता है। चौथा में हमारा क्या बोल रहा है कि समाधान कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में भी बदलाव करने की जरूरत है। केवल डिस्पोजल रेट को नहीं ध्यान में देना है, क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे ध्यान देना चाहिए, विक्टिम सेटिस्फेक्शन पे ध्यान देना चाहिए, कन्विक्शन सस्टेनेबिलिटी पे आपका काम करना चाहिए। ओके, पांचवा क्या है हमारे लिए कि कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी काम करना चाहिए। जैसे जज हो गया, प्रोसिक्यूटर्स हो गया, पुलिस की नियमित ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो ये सब भी जरूरी आपके लिए है, मतलब पोक्सो के मतलब जो आजकल जो निपटान हो रहा है उसके लिए। ओके, तो इस पे क्या है आपके लिए, आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से ना पोक्सो एक्ट आज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये तो मुझे लगता है कि आपको और भी कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कुछ चीज़ें मतलब यहाँ पे छूटा है, तो मैं आपको क्वेश्चंस में वो मैं लगा दिया हूँ, ठीक है। पोक्सो एक्ट जो 2012 के उद्देश्यों और प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए और हाल के वर्षों में इसके क्रियान्वयन से जुड़ी चुनौतियों का विश्लेषण करते हुए सुधार के उपाय सुझाइए। 250 शब्दों में वेब्स एकेडमी 24 आप हमारा जो टेलीग्राम है वहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं, और आपका चेक करके ये आपका फीडबैक दिया जाएगा। और हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपनी मांगों को रख सकते हैं। और 1K का एक सब्सक्राइबर का हम लोग का मुहिम है, तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से जल्दी हम लोग को करवाइए। आप लोग के लिए बहुत अच्छे से हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन भी हम लोग प्रोग्राम जल्दी से ही अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, मतलब बन ही रहा है, ठीक है। आप लोग के लिए जल्दी ही वो ओपन किया जाएगा। ओके, तो प्लीज़ 1K आपको सब्सक्राइबर जरूर करवाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या है इसका क्वेश्चन जो है, देखिए आपके लिए जो क्वेश्चंस लाया गया है ये पोक्सो एक्ट के, कि पोक्सो एक्ट के अंतर्गत जो जांच और ट्रायल के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो ये आप बताइएगा। जांच 2 महीने में पूरी करने का प्रावधान है, ठीक है। ट्रायल 1 वर्ष में पूरा करने का प्रयास किया जाता है, तो ये भी सही है। ट्रायल हमेशा खुले न्यायालय में होता है, तो ऐसा नहीं है। ये आपका एक और 2 सही है, आपका खुले न्यायालय में नहीं होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा है कि री इमेजिंग डिलिमिटेशन, ठीक है। क्या होता है ना, पहले आप लोग जो न्यूज़ है वो जानिए। देखिए, दक्षिणी राज्यों ने है क्या कि स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवार नियोजन में बेहतर प्रदर्शन कर जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया है, लेकिन अब वही सफलता उनका राजनीतिक और वित्तीय नुकसान में डाल रही है। तो ये न्यूज़ है।
क्या है कि अच्छा प्रदर्शन का ये क्या सजा है, तो ये आपको बताया है। क्या होता है ना, पहले तो हम लोग जानेंगे डिलिमिटेशन होता क्या है। देखिए, डिलिमिटेशन जो होता है ना, चुनावी क्षेत्रों को मतलब कंस्टिट्यूएंसीज को सीमाओं का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र को भौगोलिक सीमा और जनसंख्या के अनुसार वितरण करता है। जिसके जैसे मान लिया जाए ना कि आपका बिहार का जो है, आपका स्टेट जो है आपका इतना है, ठीक है, आपका राजस्थान आपका इतना बड़ा है, ठीक है, उसके बाद आपका यूपी जो है आपका इतना बड़ा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसमें जो लोकसभा है और राज्यसभा है वो क्षेत्र पे नहीं है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि सीमा, ठीक है, ठीक है, और जनसंख्या के अनुसार वितरण करता है। इसकी क्या सीमा है और ये क्या जनसंख्या है, तो उस पे इसको क्या करता है कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा और सॉरी राज्य विधानसभा पंचायतों में क्या है, ये राज्यसभा के जो पंचायतों क्षेत्रों में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बताता है, ठीक है ना। जैसे आपका टोटल हमारा जो है 550 सीट है, तो वो लोकसभा का सीट अन्य राज्यों में कितना है, जैसे 16 सीट आपका मान लिया जाए कि कहीं आपका बंगाल में हो गया, ठीक है, 40 सीट आपका बिहार में हो गया, 80 सीट आपका यूपी में हो गया। तो इस तरीके से जो सीटों के बंटवारा जो होता है ना, वो आपका ये डिलिमिटेशन अपना क्या करता है, भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक सीमा और जनसंख्या के अनुसार वितरण को तय किया जाता है। उद्देश्य क्या होता है कि न्यायपूर्ण और समान प्रतिनिधित्व, इक्वल रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित कराना, ठीक है। आपका प्रतिनिधित्व का मतलब जो सीटों का बंटवारा होता है, मतलब प्रतिनिधित्व का, उसका ये तय करता है। क्यों आवश्यक होता है, नीड क्यों है इसका, तो पॉपुलेशन चेंज, ठीक है, समय के साथ जनसंख्या बदलती रहती है। जैसे अभी चाइना को पीछे छोड़कर इंडिया फर्स्ट पे आ गया है जनसंख्या में। इक्विटेबल जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, मतलब समान आपका प्रतिनिधित्व, हर संसद आपका विधायक लगभग समान संख्या में लोगों का प्रतिनिधित्व करे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर बहुत बड़ा है, मान लिया राजस्थान क्षेत्र के अनुसार, तो वहाँ सेम है, यूपी उससे कम है लेकिन उसकी जनसंख्या जो सबसे ज्यादा है, तो वहाँ पे क्या है, जनसंख्या अनुपात पर आपका प्रतिनिधित्व दिया जाता है, ठीक है। डेमोक्रेटिक जो है ना प्रिंसिपल क्या होता है, 1 पर्सन 1 वोट सुनिश्चित करना, इसका होता है क्या, आपका डिलिमिटेशन का। इसीलिए ये आवश्यक है। रीजनल बैलेंस बनाने के लिए भी ये आवश्यक है कि राज्य और क्षेत्रों के बीच संतुलित राजनीतिक शक्ति ये मतलब प्रदान करवाता है। कौन करता है, इसका अथॉरिटी किसके पास है, तो भारत में जो डिलिमिटेशन कमीशन बनाई जाती है, ठीक है, डीसी जो बनती है, ये क्या करता है, ये एक संवैधानिक संस्था है। तो ये भी आप याद रखिएगा, डिलिमिटेशन जो होता है ना, वो कैसे संस्था है, आपका एक संवैधानिक संस्था है। तो ये भी आप याद रखिएगा, डेलिमिटेशन आपका, ये आप याद रखिएगा, डेलिमिटेशन आपका संवैधानिक संस्था है। और इसमें जो है कि स्वतंत्र और निष्पक्षता पे ये क्या करता है ना, आपका जोड़ देता है। और गठन इसका कैसे होता है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जो होते हैं, इनकी अध्यक्षता में इलेक्शन कमीशन और संबंधित अधिकारियों की भागीदारी द्वारा होता है। मतलब ये डिलिमिटेशन जो है ना कि निर्धारण करना या सीमा तय करना, इसका काम है। राजनीतिक और संविधान में इसका यही अर्थ होता है कि वोटिंग क्षेत्रों में की सीमाओं को तय या फिर से तय करना, ठीक है, तय कर दिया है, ठीक है, 550 सीट होगा, मान लीजिए कि 80 सीट ही है यूपी में, तो ऐसा नहीं कि 80 सीट ही रहेगा, अगर जनसंख्या बढ़ रहा है तो इसको बढ़ेगा। भारत में मतलब इसका जो आपका जो अथॉरिटी है, ये क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से और संसद अधिनियम के तहत ये क्या होता है, बनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और पहली बार जो बना था ना हमारा, वो 1992 में बना था, जो लोकसभा और विधानसभा सीटों को तय हुई थी। और फिर 1972 में आपका बना था, 1971 का जो जनगणना हुआ था हमारा, उसके आधार पर बना था। फिर कब बना था, 2002 में बना था। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला जो हमारा बना था 1954 में, ठीक है, और सेकंड जो हमारा बना था दूसरी बार फिर बना 1972 में। ये किसके अकॉर्डिंग दिया, आपका 1971 का जो सेंसेक्स हुआ था, आपका जनगणना हुआ था, उसके उसके आधार पर ये सीटों का बंटवारा किया था। फिर आप दूसरा थर्ड लिखिएगा, आप क्या लिखिएगा कि डिलिमिटेशन एक्ट के तहत सीटें तय किया गया था, फिर कब, 2002 में, ठीक है, तो इसमें भी तय किया गया। और फिर जब आया था कि 2008 में जो हुआ ना, 2008 में भी नई लोकसभा और विधानसभा का सीट निर्धारण किया गया, और वो भी क्या, किससे, जनसंख्या के हिसाब से। अभी तक जो है नो मतलब है कि आपका 1976 से, आपका 1976 से और 2001 तक आपका आबादी बढ़ने के बावजूद भी डिलिमिटेशन अभी नहीं हुई थी। लेकिन उत्तर और दक्षिणी भारत में राज्यों को में संसाधनों के असंतुलन
न हो, इसी कारण नहीं हुआ। अगर मान लिया जाए कि 1976 से और 2001 के बीच अगर आबादी बढ़ने के बाद भी अगर डिलिमिटेशन ना हुआ, इसके पीछे ये कारण है ना कि बहुत मतलब अभी जो आप देख रहे हैं दक्षिणी भारत में जनसंख्या पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया है। तो इसके आधार पे क्या होगा कि दक्षिणी भारत के मतलब जो आपका प्रतिनिधित्व है ना, उनको कमी कर दिया जाएगा या जितना है उतना ही, और इधर का लोगों का सीट का मतलब है कि जैसे आपका उत्तर भारत में जनसंख्या ज़्यादा बढ़ा है, तो यहाँ की सीटों मतलब जो प्रतिनिधित्व की संख्या बढ़ जाएगा, इसलिए डिलिमिटेशन नहीं करवाया। ओके, और ये कौन करता है आपका, ये राष्ट्रपति डिलिमिटेशन कमीशन बनाता है। किसका, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में इलेक्शन कमीशन और संबंधित कार्यकारी जो संबंधित अधिकारी की भागीदारी होता है इसके गठन करने में। ठीक है, ये सिफारिश करता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। तो आप याद रखिएगा। भारतीय संबंध में क्या है, लोकसभा विधानसभा डिलिमिटेशन 1992 से शुरू हुआ। देखिए मैं आपको पीछे बता रहा था, प्रमुख डिलिमिटेशन ईयर जो हुआ है आपका 1992 में हुआ, 1963 में हुआ, 1973 में हुआ, 2002 में हुआ। 44वें अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 2001 में लोकसभा सीटों में, जो आप याद रखिएगा कि 2000 से और 2026 तक स्थिर करने के लिए ये फ्रीज कर दिया आपका 84वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था ना आपका एक्ट, उसके तहत में 2001 के तहत आपका 15% जो होता है ना आपका एक तो आपका मंत्रियों की संख्या आपका निश्चित किया, और लोकसभा के सीटों मतलब जो है वो भी स्थिर कर दिया। ठीक है, 2026 तक। अब इसीलिए ये मुद्दा आया है कि 2026 के बाद डिलिमिटेशन काम करेगा, तो ये काम करने के लिए अभी ही गठन किया जाएगा, ताकि जो चुनाव होंगे अलग अलग जगह पे 2026 के बाद 2027 में जहाँ भी, तो वहाँ सीटों की संख्या में भी बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है, ऐसा मतलब ये प्रावधान करता है डिलिमिटेशन। ओके, उद्देश्य क्या है, परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करना था कि आप मतलब एक मुहिम चलाया था कि बच्चे दो ही अच्छे वाले कहानी था, और इसी के तहत क्या था कि केरल और मतलब जो अन्य दक्षिणी भारत में है ना, वो वहाँ मतलब जनसंख्या बहुत कम किया गया है। ठीक है, और पंचायत डिलिमिटेशन राज्यों में ग्राम जनपद जिला स्तर पर भी कंस्टिट्यूंसी का तय होती है। ठीक है, तो ये ग्राम पंचायतों पर भी करता है। ठीक है, ओके। डिलिमिटेशन का महत्व क्या है, तो लोकतंत्र में क्या लगता है, ये समानता लाता है, हर व्यक्ति के वोट का समान महत्व ये दिलाता है। ठीक है, राजनीतिक शक्ति का संतुलन बनाता है, जैसे बड़े और छोटे राज्यों में उचित प्रतिनिधित्व यह प्रदान करवाता है। पॉलिसी इंसेंटिव है, ठीक है, आपका क्या करता है, जनसंख्या नियंत्रण, विकास दर, आपका आर्थिक प्रदर्शन कैसा है, इसके आधार पर भी न्यायपूर्ण सीट जो बांटता है। ठीक है, वित्त आयोग जो होता है ना हमारा, जो फाइनेंस कमीशन होता है, यूनियन टैक्स रेवेन्यू का बंटवारा आपका में क्या होता है कि जनसंख्या का वजन जो है 50% दिया है। यही कारण है कि परिणाम है कि जो दक्षिणी राज्यों का है ना, उनको कम आवंटन होता है, क्योंकि उनकी जनसंख्या वृद्धि कम हो रही है, और बाकी इधर जो उत्तर भारत के लोग हैं उनको जो है ज़्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि इनके जनसंख्या है। तो टैक्स रेवेन्यू का जो बंटवारा होता है, आप पढ़िएगा फाइनेंस कमीशन का, मैंने पॉलिटी का आपका एमसीक्यू करवा रखा हूँ, तो आप जाके वहाँ फाइनेंस कमीशन भी आप पढ़ सकते हैं। हमारे पॉलिटी का आप प्ले लिस्ट में जाके, तो आप जाके देखिएगा वहाँ पे, तो वहाँ पे भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी जो राज्यों की मुख्य चिंताएं क्या है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व में इनका कमी हो रहा है। उत्तरी राज्यों में जैसे आपको बता रहा था कि यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान आदि में क्या है कि 1991 के बाद जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा अधिक हुआ है। डिलिमिटेशन के बाद भी दक्षिणी जो कि सीटें घटी है, इनकी घटा दी गई है। ठीक है, जनसंख्या राजनीतिक शक्ति के उत्तर की ओर झुकाव है। ऐसा कहा जा रहा है कि राजनीतिक शक्तियों का उत्तर की ओर ज़्यादा झुकाव क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ जब लोग जब ज़्यादा बन के जाएंगे आपका उत्तर भारत से, तो दक्षिणी भारत का जो लोग, मान लीजिए कि उत्तर भारत में आपका लगभग आपका 384 प्रतिनिधित्व करते हैं, और यहाँ आपका 170 लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो ठीक है, तो ये क्या हुआ, इन पर जो है ये हावी ही रहेंगे, क्योंकि इनका ज़्यादा वर्चस्व रहेगा। ठीक है,
ज़्यादा संख्या है तो संघीय असंतुलन भी हो रहा है, फेडरल इम्बैलेंस भी हो रहा है। कैसे? वन पर्सन वन वोट का कठोर प्रयोग हो रहा है, ठीक है। परफॉर्मिंग स्टेट को दंड किया जा रहा है, जो मतलब अच्छा किया जा रहा है, जैसे पॉपुलेशन उन लोग अपना कम किया है तो उसको दंड दिया जा रहा है, और लैगिंग स्टेट को लाभ में जो बढ़ रहा है उसको और लाभ दिया जा रहा है। ओके, तो ये इनकी चिंताएं हैं। लोकतांत्रिक न्याय का भी प्रश्न आता है, क्या बेहतर, मतलब प्रश्न क्या उठ रहा है कि क्या बेहतर स्वास्थ्य और एजुकेशन नीति अपनाने वाले राज्यों को कम संसद मिलनी चाहिए? तो ये भी कहीं न कहीं लोकतांत्रिक न्याय का प्रश्न उठा रहा है, ठीक है? और इसका समाधान क्या बताना है? समाधान नंबर फर्स्ट है कि आप बता सकते हैं कि लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे स्टेटस को रेशियो 2011 के सेंसस के आधार पर कई करना चाहिए। कई राज्य सीट न खोए तो अनुमति है कि लोकसभा में 886 सीट, मतलब कम व्यवधान, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ इंसेंटिव बना रहेगा, तो इसलिए पॉपुलेशन को मतलब उतना इंसेंटिव ग्रोथ नहीं देना चाहिए, ठीक है। और सेकंड समाधान क्या है कि राज्य में आपका समान प्रतिनिधित्व हो, इसलिए हर राज्य को समान सीटें, जैसे यूएसए में दिया हुआ है तो ये आप दे सकते हैं उदाहरण। हर राज्य 10 सीटें में आप एक फिक्स कीजिए, और राज्यसभा 245 सीट है, इसको 290 कीजिए। राजनीतिक विरोध की संभावना इससे आ सकती है। समाधान विधानसभा में सीटें बढ़ाना है, लोकसभा जैसे जस की तस है, विधानसभा में वैसे ही है, ठीक है। तो प्रतिनिधि प्रति हजार जनसंख्या प्रतिनिधि समान कीजिए। राज्य स्तर पर बेहतर प्रतिनिधित्व लाने की आवश्यकता है, जिससे क्या होगा, राष्ट्रीय शक्ति संतुलन आपका नहीं बदलेगा। ओके, संतुलन जो है आपका नहीं बदल सकता है, ठीक है, उससे लाने से। और चौथा जो है सबसे महत्वपूर्ण समाधान है कि डिग्रेसिव आपका प्रोफेशनलिटी प्रिंसिपल को अपनाना चाहिए। जैसे प्रस्ताव है कि लोकसभा सीटें बढ़े, सीट आवंटन हो 60% आप जनसंख्या पे कर दीजिए, ठीक है, लेकिन 40% जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों को भी आप दीजिए। जनसंख्या नियंत्रण को पुरस्कृत कीजिए आप। दक्षिणी राज्यों के लिए न्याय संगत काम कीजिए। संतुलन, आप पॉपुलेशन प्लस परफॉर्मेंस को आप संतुलन बना सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। ओके, अगला जो है कि हमारा आप अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों से आप सीख सकते हैं, ठीक है, विदेशों से भी आप सीख सकते हैं। जैसे यूरोपियन पार्लियामेंट में हो ना कि डिग्रेसिव प्रोपोर्शनलिटी जो है आपको अनुपातिक है, उसको लागू किया गया। बड़े देशों को ज़्यादा सीटें मिलते हैं लेकिन प्रति व्यक्ति कम होता है, छोटे देशों को कम सीटें मिलती है लेकिन प्रति व्यक्ति ज़्यादा वजन किया जाता है, तो ये आप सीख सकते हैं। और फाइनेंस कमीशन भी एक मॉडल दिया है आपका, इनका भी फाइनेंस कमीशन भी मल्टीपल क्राइटेरिया अपनाता है। इनकम डिस्टेंस हो गया, जैसे आपका, जैसे पॉपुलेशन 1971 और 2011 का ये देखते हैं, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस देखते हैं, आपका टैक्स एफर्ट देखते हैं। तो यदि मतलब अगर कह रहा है कि अगर फाइनेंस कमीशन जनसंख्या के नियंत्रण को पुरस्कार कर रहा है, मतलब पुरस्कृत कर रहा है, कर सकता है, तो डिलिमिटेशन कमीशन क्यों नहीं कर सकता है? तो यही कहना है। ओके, तो आप लोग आज के लिए बस जो है आपका एमसीक्यू है जो देखते हैं। हमारा एमसीक्यू का आपका क्या है कि भारत में डिलिमिटेशन कमीशन कौन बनाता है? तो ये हमारा कौन बनाता है? आपका राष्ट्रपति बनाता है, तो ये आप याद रखिएगा। और इसमें व्याख्या इसीलिए मैं बोला था कि आपको थोड़ा बहुत जो है डिलिमिटेशन में जो नहीं आप उधर जान पाए हैं तो यहाँ पे आप जान सकते हैं। व्याख्या क्या रहेगा है कि राष्ट्रपति द्वारा जो डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया जाता है, अध्यक्ष जो होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश होते हैं, और सदस्य जो होते हैं इलेक्शन कमीशन के अधिकारी होते हैं, समझे। जो डिलिमिटेशन कमीशन जो अध्यक्ष हो गए, जो जो आपका सुप्रीम कोर्ट के कोई न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, वो आपका अध्यक्ष बनते हैं, और सदस्य कौन होते हैं? इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी होंगे वो इनके सदस्य बनते हैं। डिलिमिटेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये भी आप जान लीजिए, केवल नए राज्यों का निर्माण करना नहीं, ऐसा नहीं है। बी में देख लीजिए, चुनावी क्षेत्रों का सीमा तय करना और जनसंख्या के अनुसार नया पूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराना होता है। ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, ये हमारा आंसर है। और आपके लिए मेंस का ये आपके लिए आपका क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि डिलिमिटेशन प्रक्रिया क्या है और भारत में इसका महत्व और वर्तमान विवादों के संदर्भ में इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए और सुझाव दीजिए कि राज्य और केंद्र के बीच न्याय संगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराने के लिए कौन सा उपाय किए जा सकते हैं। तो ये आप 250 शब्दों में लिख सकते हैं और हमारे वेब्स अकेडमी 24 टेलीग्राम चैनल पे आप सबमिट कर सकते हैं। आपको फीडबैक दिया जाएगा चेक करके। और हमारा एक मुहिम है 1K का, तो सब्सक्राइबर का, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आपको कैसा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इतने लोग देखते हैं, कभी तो कमेंट कर दिया कीजिए यार कि कैसा लगा या नहीं लगा जो, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद,